Most welcome in the session of EBS or Environmental Study for upcoming यूपी टेट एंड सी टेट एग्जामिनेशन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडी या पर्यावरण अध्ययन के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले अपकमिंग यूपी टेट, सी टेट, रीट और अदर स्टेट के टेट के एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। चलिए हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की जांच किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। ब्लड की जब हम टेस्ट कराते हैं तो किसकी प्रेजेंस में मलेरिया की पहचान होती है। ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। ऑप्शन बी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन सी, रक्त में मच्छर के लार्वे। ऑप्शन डी, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं मलेरिया की, किसकी उपस्थिति में मलेरिया होता है, तो मलेरिया होता है आपका प्लाज्मोडियम की उपस्थिति में। ठीक है, जब रक्त की जांच कराते समय लाल रुधिर कणिकाएं जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनमें जो मलेरिया का परजीवी होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम पाया जाता है, तो मलेरिया हमको होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 62, हाथियों के संबंध में निम्नलिखित कथन है, यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन ए, फर्स्ट है आपका यहाँ पर, वे बहुत आराम करते हैं, बहुत कम सोते हैं, वे कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, वे प्रतिदिन 20 किलोग्राम तक खा सकते हैं। यहाँ पर आपके दिए हैं ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन बी सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन सी सेकेंड और फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है हाथियों के संबंध में। ठीक है, तो हाथी बहुत कम सोते हैं आपके और वे कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, देखो हाथियों के संबंध में जब हम बात करते हैं तो हाथी अपना शरीर को ठंडा रखने के लिए कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, और जो उनके बड़े बड़े कान होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पंखे के रूप में काम करते हैं जो उनके शरीर को ठंडा रखने में हेल्प करते हैं। हाथी बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते हैं और साथ में क्या होता है, बहुत कम सोते हैं। ठीक है, और एक जो वयस्क हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियों को और टहनियों को खा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। उत्तराखंड में जो आंदोलन हुआ था वृक्ष बचाओ, तो वो सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और जो मेधा पाटकर है, इनका जो योगदान है वो है नर्मदा बचाओ अभियान में। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई जो राजस्थान के, ठीक है, ये राजस्थान के खेजडली गांव की हैं, जिन्होंने 1730 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की जो राजमहल बनना था उसका विरोध किया था, और इन्होंने अपने साथ साथ अपनी 3 बेटियों का बलिदान भी दिया है। क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर सेकेंड डी आपका ए के बनर्जी पश्चिम बंगाल के, ठीक है, वन प्रशासनिक अधिकारी थे और इन्होंने संयुक्त वन का कॉन्सेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 64, विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो, ठीक है, विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो, ऑप्शन ए, हमारे उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं विटामिन की, तो विटामिन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी की रक्षा करना, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाना, जिससे कि हम रोगों और बीमारियों से बच सके। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं विटामिन। ठीक है, विटामिन जो मिलते हैं हमको भोजन के साथ में मिलते हैं, वो भोजन के वो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड्स के, जिनमें बहुत ज़्यादा कम मात्रा में, जिनकी बहुत कम मात्रा की हमको आवश्यकता होती है और एक प्रकार से रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, जो हानिकारक रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, बचाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें, ऑप्शन ए, कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा और घर्षण बढ़ाने के लिए,
फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है, ठीक है। तो वो ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, चिकना और साफ बनाने के लिए, ठीक है। चिकना और साफ बनाने के लिए। देखो चिकना और साफ होगा तो क्या होता है, जो हमारी दीवारें चिकनी और साफ होंगी तो वहाँ पर कीड़े मकोड़े भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी दीवारें गंदी होंगी तो वहाँ पर कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हमारे एकत्र होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक किसान दानों को भूसी से अलग करता है या धानों को भूसी से अलग करता है या गेहूं को भूसी से अलग करता है, ठीक है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। जब आप लोग देखते हैं गेहूं के खेत में, ठीक है, गेहूं को काटा जाता है, फिर उसको भूसे और जो उसके दाने होते हैं उनको अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेसिंग, ठीक है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा आपका, थ्रेसिंग। और जो मशीन होती है उसको हम बोलते हैं थ्रेसर, ठीक है। और ये मुख्यतः गेहूं की फसल के लिए किया जाता है। धान जो होता है, धान को हम एक बेस बना के कठोर चीज पे हम पीटते हैं तो धान अपने आप में अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, विषम का पता लगाना है। यहाँ पर कौन सा ओड है आपका, चूहा, हिरन, कंगारू और प्लेटिपस, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार नाम दिए गए हैं आपका, चूहा, हिरन, प्लेपिटस और आपके कंगारू, ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके स्तनधारी हैं, ठीक है, मैमल्स हैं आपके। लेकिन यहाँ पर जो आपका जो प्लेटिपस है आपका, ये स्तनधारी होने के बावजूद भी अंडों को देता है, ठीक है। चूहे, हिरन, कंगारू ये सभी बच्चे देते हैं और ये अंडों को देता है, इसलिए आपका ओड है यहाँ पर। 68, निम्न में से किस पौधे का तेल के स्रोत में उपयोग किया जाता है और उनकी पत्तियों का छत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बात हो रही है वो कौन सा पौधा है जिनका यूज हम करते हैं तेल के रूप में, और क्या होता है, और उनकी जो पत्तियां होती हैं उनसे छत या छज्जा बनाने का काम होता है। सरसों का, ठीक है, इसका तेल यूज करते हैं, और लेकिन इसकी जो पत्तियां होती हैं वो खाने के काम आती है, साग के काम आती है। नारियल, नारियल का तेल यूज होता है, और नारियल की जो पत्तियां होती हैं ये हमारे छज्जे और जो हमारे घास फूस की जो झोपड़ी टाइप की होती है उनकी छत बनाने के काम में आते हैं, ठीक है। नारियल तेल का स्रोत है जिससे हम खाना बनाते हैं, ठीक है। और जो घरों के लिए फूस की छतें बनाने में इनकी पत्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड शरीर में कार्बोहाइड्रेट से संश्लेषित किया जा सकता है, मतलब वो कौन सा अमीनो एसिड है जो कार्बोहाइड्रेट से संश्लेषित किया जा सकता है। तो वो है आपका एलानाइन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, एलानाइन, ठीक है। जो एलानाइन आपका होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के साथ में संश्लेषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायता करेंगे, मतलब डेवलपमेंट में, इनकी ग्रोथ में, इनको मजबूत बनाएंगे। ऑप्शन ए खमीर, मूंगफली, मांस। ऑप्शन बी दूध, अंडे की जर्दी, मछली। ऑप्शन सी दूध, सोयाबीन, आंवला। ऑप्शन डी अंडे की जर्दी, मांस और टमाटर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, दूध, अंडे की जर्दी और आपकी मछली। देखो दूध में आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, और आपको प्रोटीन भी पाया जाता है जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सी स्थितियां, ठीक है, निम्न में से कौन सी स्थितियां बच्चों में रिकेटस, जिसको हम बोलते हैं सूखा रोग, या वयस्कों में ओस्टोमलेशिया का कारण बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, आप सबको पता होता है, आप सब लोगों ने सुना होता है, ठीक है, रिकेटस का जो रोग होता है जिसको सूखा रोग बोलते हैं, वो क्यों होता है, वो होता है विटामिन डी की अनुपस्थिति में। जब विटामिन डी बहुत कम होती है हमारे शरीर में तब हमको क्या होता है, सूखा रोग, रिकेटस, या बुढ़ापे में या वयस्कों में जिसको हम बोलते हैं क्या, एडल्टहुड में ओस्टोमलेशिया, ठीक है। और जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था 70 वाला, ठीक है, यहाँ पर जो दूध, अंडे की जर्दी और जो मछली वाला है, यहाँ पर क्या होता है, दूध है, पनीर है, मक्खन है आपके, या अंडे की जर्दी है, ठीक है, मछली है, या लीवर ऑयल है आपका, या जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं इनमें कैल्शियम और ये विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं जिनसे हमारी हड्डियां और हमारे दांत मजबूत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, क्या होगा वह व्यक्ति जो तैराकी नहीं जानता है
मृत सागर में गिर जाता है। देखो मृत सागर की बात हो रही है, डेड सी, जो कि जॉर्डन और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में है, ठीक है। जो मृत सागर जिसको बोलते हैं डेड सी, जिसको हम अरबी सागर भी या अरबी झील भी बोलते हैं। क्या होगा यदि व्यक्ति तैराकी नहीं जानता है और मृत सागर में गिर जाता है? ऑप्शन ए, उस पर तैरता रहेगा। ऑप्शन बी, तुरंत डूब जाएगा। ऑप्शन सी, पहले उसका शरीर गहराई में चला जाएगा और फिर ऊपर आ जाएगा। ऑप्शन डी, पहले वह तैरेगा और फिर धीरे धीरे समुद्र तल में डूब जाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है डेड सी, जो कि जॉर्डन में है आपका। तो देखो जो आपका डेड सी है, जो मृत सागर है आपकी, ये अरबी झील है। इसका जो पानी पाया जाता है बहुत ज़्यादा खारा होता है, मतलब यहाँ पर नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और 1 लीटर पानी में कम से कम 100 ग्राम नमक तक पाया जाता है। यहाँ पर कोई वनस्पति भी नहीं होती है, फुली डेड, इसीलिए हम इसको डेड सी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो जल होता है इसका घनत्व बहुत, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो यहाँ पर कोई भी डूबता नहीं है, वो उस पर तैरता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सर रखकर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदलेंगे, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, बच्चे क्लास में रुचि नहीं ले रहे हैं, ठीक है, और वो लंच करने के बाद में, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चों से आराम करने के लिए तो कहेंगे नहीं, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है। प्रकरण को अगर तुरंत बदलेंगे तब भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उनका वहाँ पर जो फटीग लेवल है, मेंटल फटीग है, वो वहाँ पे हावी होगा उनके ऊपर और वो अटेंशन पेड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स का प्रयोग करेंगे, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों का जो 5 सेंसेस हैं, वो आपके जो ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स आप यूज़ करने जा रहे हैं, जो मल्टीमीडिया मोड में होगा, वो आपके कंटेंट जो आप पढ़ाना है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट 73 में, ठीक है। इसके बाद में आपका हो जाएगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 74, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों में को निम्न में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ठीक है, आप बच्चों को जो विजिट कराने जा रहे हैं तो आप बच्चों को सिखा के ले जाते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, तो कौन सी अनुमति की आप परमिशन नहीं देंगे? ऑप्शन ए, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं, ये पता लगाना। ऑप्शन बी, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। ऑप्शन सी, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री को लेके जाना, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, जिसकी यहाँ परमिशन बच्चों को ग्रांट नहीं करेंगे। और आप लोग देखते हैं जब आप लोग चिड़ियाघर में जाते हैं, जू में जाते हैं, तो एक वहाँ लाइन लिखी होती है, इन जानवरों को खाने का कोई सामान ना डालें। क्यों? वहाँ पर आप खाने में कुछ भी मिला हो सकता है जो जानवरों के अकॉर्डिंग नहीं है और उनको तो रिएक्शन होगा और प्रॉब्लम में वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर शिक्षक बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं तो क्या होता है, चिड़ियाघर के अंदर बहुत सी खाने की चीज़ें ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 75, घड़सीसर क्या है? अपने किलों के लिए, अपनी झीलों के लिए, अपने बगीचों के लिए, अपने सीढ़ीदार कुओं के लिए। यहाँ पर बात हो रही घड़सीसर क्या होता है, ठीक है। तो घड़सीसर आपका राजस्थान में, ठीक है, जैसलमेर में राजा गदसी द्वारा 650 वर्ष पहले बनवाया गया एक स्थान है, ठीक है, जहाँ पर क्या है, सर का मतलब है यहाँ पर झील, ठीक है, और ये स्थान घाटों मतलब पानी की ओर ले जाने वाली सीढ़ियों के साथ में जुड़ा है, मतलब जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं हमारी, और एक बहुत ज़्यादा सजावटी रूप से बरामदों से घिरी हुई एक झील का संग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76,
मीरा और दिव्या दो छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, ठीक है। ऑप्शन बी, सॉरी, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें आयरन की कमी है। मीरा और दिव्या को कौन सी बीमारियां होंगी? देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, मीरा समोसे खाती है, कटलेट खाती है, डबल रोटी खाती है, जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। और दिव्या ऐसा भोजन खाती है जिसके अंदर आयरन की कमी है, ठीक है। तो उनको कौन सा रोग होगा यहाँ पे बात हो रही, तो यहाँ उनको रोग होगा कौन सा? देखो, एक को बढ़ेगा मोटापा और दूसरे की हो जाएगी एनीमिया। एनीमिया का मतलब जब हमारे अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, और मोटापा जब हमारे अंदर फैट बहुत ज़्यादा एकत्र हो जाएगा, ठीक है। तो 76 में आपका हो जाएगा क्या? मीरा के समोसे, चॉकलेट, डबल रोटी, कटलेट के आदि खाने में क्या होता है? मोटापा बढ़ेगा। और दिव्या को आयरन की कमी है, तो वहाँ पर क्या होगा? लौह तत्व की कमी होगी और उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनीमिया की प्रॉब्लम या एनीमिया बीमारी उसको हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 77, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन डी, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो 77 का बी हो जाएगा। जो जॉर्डन वाला जो मृत सागर में आपका कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर भी होगा। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नींबू वहाँ पर तैरता है। जैसे जॉर्डन में पानी का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर मनुष्य नहीं डूबते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन सी, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन डी, कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? टेम्परेचर कम होने पर जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पर बात हो रही थी लंबे समय तक हमको कंजर्वेट करके रखना है भोजन अपने या चावल, तो वो क्या होते हैं, वहाँ पे जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो पैसिव हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं कम टेम्परेचर पर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने के बाद एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करने वाले लोगों का मामला क्या है? आप्रवासन, विध्वंस, उत्प्रवास, हस्तांतरण। तो ये होता है आपका इमिग्रेशन, इसको हम बोलते हैं आप्रवासन। यहाँ पर ऑप्शन बी आप करेक्ट हो जाएगा। 79 में ऑप्शन ए करेक्ट। आप्रवासन एक देश से दूसरे देश के अंदर लोगों का आगमन को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 80, एक जो क्वेश्चन है आपका पिछले साइड में भी रिपीट हुआ था, वहां पर क्या था? बैल था और यहाँ पर भैंस है, ठीक है। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता, ऐसा क्यों होता है? आपने भी देखा होगा, आप जाते होंगे रास्ते में, जो बैल होते हैं आपके, गाय होती हैं या भैंस होते हैं, इनके ऊपर बगुला बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? ऑप्शन ए, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। ऑप्शन बी, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। ऑप्शन सी, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। ऑप्शन डी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीटों को खाता है। तो क्या होता है, जो भैंस होते हैं, जो अन्य जानवर आपके होते हैं, उनके शरीर पर जो परजीवी कीट होते हैं, फॉर एग्जांपल किलनी और भी इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो उन परजीवियों को ये बगुले खाते हैं, ठीक है। इससे भैंसों की को फायदा भी होता है, उनको लाभ भी पहुंचता है, उनकी बॉडी क्लीन रहती है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शन ए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये एनसीएफ का, ठीक है, दिया गया है। बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। ऑप्शन डी, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी हैं? तो यहाँ पर क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका बहुत जल्दी करेक्ट कर देंगे यहाँ पर आप, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है 781 में आपका प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है बच्चे को बाहरी दुनिया से जोड़ना और बाहरी दुनिया का सामाजिक ज्ञान कराना। क्वेश्चन नंबर 82, क्वथन उबलना या क्वथनांक बाष्पीकरण में क्या अंतर है? ऑप्शन ए, क्वथन में द्रव जो होता है वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि बाष्पीकरण में नहीं देखा जा सकता है। ऑप्शन बी, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि बाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन सी, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। ऑप्शन डी, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि बाष्पीकरण से नहीं। तो देखो 82 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, क्वथन नहीं। क्यों? क्योंकि पानी का जो क्वथनांक होता है वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, वो सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस 100। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका जल का क्वथनांक होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 82 में क्या हो जाएगा आपका, क्वथनांक उबलना और बाष्पीकरण में अंतर क्या है? बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, क्वथनांक आपका 100 डिग्री टेम्परेचर पे ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 83, एक पुरुष जिसका रक्त ब्लड ग्रुप ए ओ है और एक जो महिला है उसका ए है। ठीक है, ओ और ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है एक ए रक्त वाली महिला से शादी हो करता है तो उसके बच्चे का जो ओ है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी 50 ओ की 50 ए की। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, टूटता तारा उल्का पिंड क्या है? एक समान गति से चलने वाला तारा, गलत है आपका ये। ठीक है, और आपका दूसरा, एक चमकता हुआ पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, रॉन्ग है आपका। एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, ये भी आपका गलत है। उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिसको हम कहते हैं पुच्छल तारा, आपने सुना होगा। ठीक है, पुच्छल तारा का मतलब क्या होता है, जब उल्का पिंड हमारे पृथ्वी के एनवायरनमेंट में एंटर करती है, जैसे ही पृथ्वी के एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं उसमें आग लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं उल्का पिंड या टूटता तारा। क्वेश्चन नंबर 85, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह कार्य, गृह कार्य और कक्षा कार्य। ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीकों से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन सी, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल और उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। ऑप्शन डी, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं कराना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ में बांटना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो 85 है आपका, यहाँ पर फॉर एग्जांपल जब हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं प्राइमरी लेवल पर तो क्या कहते हैं, शिक्षक द्वारा कंटिन्यू वे में बच्चे को असेस किया जाता है, उसकी क्लासरूम की एक्टिविटी, उसकी स्कूल बाउंड्री के अंदर जो एक्टिविटी होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, अवलोकन को बच्चों के साथ में जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, कालाहांडी जिला चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, एक किसका हिस्सा है? कालाहांडी जिले की बात हो रही है, तो ये जिला आपका उड़ीसा का एक है। ठीक है, जो भारत के साउथ में, ठीक है, स्थित है, चावल उत्पादन और प्राचीन भारतीय मंदिरों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ है? कालाहांडी उड़ीसा में है आपका। क्वेश्चन नंबर 87, घटपर्णी नेपेथिन्स पादप एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। इस पादप में एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता, आकर्षित करता है। ये पादप कहाँ पाया जाता है? घटपर्णी पौधे या जिनको हम बोलते हैं कीट भक्षी पौधे। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? घटपर्णी की बात हो रही है यहाँ पर 87। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपकी घटपर्णी पादप
NF3 मांसाहारी पौधे होते हैं जो भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ? मेघालय राज्य में। तो ऑप्शन डी आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे, मेघालय। ठीक है। और जो खासियाना, जो मेघालय के खासी हिल्स हैं, वहाँ के स्थानीय पौधा, लोकल पौधा है, जिसके नाम पर इस नाम को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से जानवरों की वह सूची जो हमारे घरों में रहते हैं। ऑप्शन ए मकड़ी, चूहा, काकरोच, छिपकली। ऑप्शन बी मकड़ी, छिपकली, काकरोच ये रहते हैं। ठीक है। कबूतर नहीं रहता है। काकरोच, चींटी, चूहा, चमगादड़, चमगादड़ जंगलों में रहते हैं। कबूतर भी जंगलों में रहते हैं, लेकिन कबूतर हमारे आवास में भी रहते हैं। ठीक है। चूहा, मकड़ी, छिपकली, गिलहरी। गिलहरी जंगल में रहती है, पेड़ों पर रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, मकड़ी, चूहा, काकरोच, छिपकली। ठीक है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह को चुनिए। पेट्रोलियम के द्वारा कौन कौन से प्रोडक्ट हमको मिलते हैं? पेट्रोल, डीजल, बायोगैस। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मोम, कोलतार, ग्रीस। ऑप्शन सी पेट्रोल, केरोसिन, चारकोल। ऑप्शन डी एलपीजी, पेट्रोल और बायोगैस। ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं, देखो क्या, तो तुम्हारा मोम होता है जिसको हम बोलते हैं वैक्स, तारकोल जिसको कोलतार भी बोलते हैं, और ग्रीस। ठीक है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं पेट्रोलियम की, तो देखो डीजल, पेट्रोल, बायोगैस से आप पेट्रोलियम ही होते हैं। ठीक है। पेट्रोल, केरोसिन, चारकोल ये भी पेट्रोलियम होते हैं आपके। लेकिन इन उत्पादों से बचने के बाद में और जो जो चीजें हमको मिलती हैं वो होती हैं मोम, कोलतार और ग्रीस। ठीक है। इसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम टिक कर लेते हैं बी। ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 90, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना क्या है? बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया का अवसर देना, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन बी बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताना। ऑप्शन बी सी टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी निष्कर्ष तक पहुंचने की बच्चे की कुशलता का विकास करना। तो आपका यहाँ पर क्या होगा? बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता को विकसित करता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं एनवायरमेंटल स्टडी के 30 क्वेश्चंस को, जो कि आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपको आगे आने वाले एग्जाम में भी हेल्प और सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप लास्ट में अपना स्कोर मेंशन करेंगे, कितना स्कोर आपका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।